डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वेट एटसेट्रा, बहुत सारे। अच्छा, एक चीज, एक और प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, इनको आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ। यस सर। देखो ध्यान से, वो क्वांटिटीज कौन सी होती है, मतलब जैसे एक फोर्स की बात कर, जरा समझिएगा, सॉरी प्रेशर की बात कर। प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर, होनी चाहिए। तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। यस सर। अब जरा समझिएगा, अगर मैं किसी बैलून में एक बड़ा सा बैलून लेता हूं और उसमें मैं एयर भर देता हूं या मैं वाटर भर देता हूं, तो यानी कि जो वाटर है इस पर प्रेशर लगाएगा। तो जब प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, प्रेशर की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन भैया जहां छेद करते हैं वहीं से वाटर फल से बाहर निकल आता है, तो यानी कि प्रेशर के पास बहुत सारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो कहीं कहीं पर स्केलर तरह बिहेव करती है, कहीं कहीं वेक्टर तरह होती है, कहीं कहीं पर वो बहुत सारी डायरेक्शन दिखाने लगती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। तो इनको केवल अपनी जानकारी में रख लीजिएगा, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन, जिसके पास एक से अधिक डायरेक्शन होती है उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। या कभी कभी वो वेक्टर तरह बिहेव करती है, कभी कभी वो स्केलर तरह बिहेव करती है, वो टेंसर क्वांटिटी होती सर तो डिपेंडिंग कि कौन सा वो है ना सिचुएशन। जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कहीं कहीं पर उसको टेंसर क्वांटिटी लिखा जाता है। अगर करंट लिखी हुई इलेक्ट्रिक करंट और आपको ऑप्शन दिया वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर, तो आप करंट को टेंसर लिखेंगे, और अगर टेंसर नहीं है ऑप्शन तो स्केलर लिखेंगे। मतलब स्केलर भी है टेंसर भी है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो टेंसर ही कहलाएगी। ठीक है, क्यों होती है वो बाद में बताया जाएगा, तो टेंसर केवल आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी डेफिनेशंस है, नए नए वर्ड्स इसमें है, ध्यान से पढ़िएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर में क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, चूंकि मैग्नीट्यूड होता है, तो मान लिया आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, वो 5 मीटर पर सेकेंड को लेंथ से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम मान लेंगे कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच, तो दैट लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उसमें एक एरो बना देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एकदम से याद आ गया, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से एकदम से याद आ गया, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है। एन का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये तो न्यूज का फुल फॉर्म है, तो न्यूज आती है ना। और चूंकि पेपर भी है, इसका होगा पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिव्यू। न्यूज़पेपर क्या करता है, पहले की और प्रेजेंट की जो इवेंट्स होती है उन्हीं को तो रिव्यू करता है वो। ये फुल फॉर्म है, ऐसे ही नाम याद आए, तुमने बता दिया। जरा समझिएगा, सावधान। हमको मान लेते हैं कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट है, और हमने कहा इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने कहा इसकी लंबाई को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। हमने मान लिया कि लेट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
तो मैं 5 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींच दूंगा, और चूंकि उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ एक एरो बना देंगे। तो ये एरो विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द लेंथ विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे दूसरा Yes, sir. एग्जांपल ले लें कि एक फोर्स है, मान लिया 6 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने क्या मान लिया कि लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वो डिपेंड करता है कि हम कितना मान सकते हैं। माने यहाँ 60 न्यूटन होता तो 60 सेंटीमीटर की लंबाई थोड़ी खींचते हैं हम, तो हम मानते हैं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की, और चूंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है इसलिए इधर एक एरो बना देंगे। तो ये आपका फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर था। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। नोट करते रहिए और समझते रहिएगा। थोड़ा सा पहले बार बार कह रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज पे है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैथमेटिकल भी है, थ्योरी बहुत है। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारी हेडिंग्स हो सकता है आपकी बुक में ना लिखी हूं, क्योंकि हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं उसको, इसलिए कुछ हो सकता है 2-4 हेडिंग आपके यहाँ ना मिले। देखिए Yes, sir. हमने कहा टाइप्स ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को क्लासिफाई नहीं करने जा रहे हैं, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर 2 प्रकार की होते हैं। स्केलर से कोई मतलब, स्केलर का काम खत्म। भाई उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, काम खत्म। 5 kg ले लिया, आलू लेके घर पे आ गए, मम्मी ने खाना बना दिया, खत्म हो गई, फिर कर ले आए। तो यहाँ मेन वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो सबसे पहला होता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ है, जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी चलना शुरू करती है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से शुरू करती है यानी कि ओरिजिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और वहां से ये वेलोसिटी आप दिखाओगे। तो ऐसा वेक्टर जिसके पास एक ओरिजिनल मतलब क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तो लिखिएगा अ वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपने कहा फोर्स कहां पे अप्लाई किया, आपने कहा इस बॉडी पे फोर्स लगाया, यानी फोर्स कहां से स्टार्ट हुआ, उस बॉडी से स्टार्ट हुआ। तो फोर्स के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट था। सही बात सुन आ रही है। तो लिखिएगा Yes, sir. वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एग्जांपल, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो भैया डिस्प्लेसमेंट में जो बॉडी चलनी शुरू ही होगी, या जहां से आपने उस बॉडी की पोजीशन को बताया होगा, तो कुछ उसकी इनिशियल स्टेज रही होगी, नहीं रही होगी। Yes, sir. बॉडी Initial का रही होगी. डिस्प्लेसमेंट बताया होगा तो कोई ओरिजिन माना होगा ना, Yes, वहीं sir. से तो आपने कहा होगा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। जैसे मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी की बात करोगे तो आप बताओगे ना बॉडी कहां से चलना शुरू होगी, हवा में चलेगी। वही बॉडी यहां से इस डायरेक्शन चलना शुरू, तो उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट। फोर्स हुआ, तो फोर्स कैसा पॉइंट, ये आपका पोलर वेक्टर्स होते हैं, सर आपने क्योंकि क्या इसके कहा था अभी लिखने को? हम्म, सर आपने क्या कहा था अभी लिखने को? क्या मतलब, क्या कहा था हमको याद ही नहीं। सर आपने कहा था अभी लिखो। पोलर वेक्टर लिख लिया ना। सर डेफिनेशन लिखाई थी क्या सर अभी आपने इसकी? हाँ पोलर वेक्टर, हाँ लिखाई थी। पोलर वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच हैव अ स्टार्टिंग। पोलर वेक्टर इज अ वेक्टर which have a starting point or a point of application, जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट पे अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल लिखिए डिस्प्लेसमेंट जब किसी बॉडी का देते हो तो आप बताते हो ना कहां से आपने डिस्प्लेसमेंट किया। अगर आप वेलोसिटी देते हो तो आप बताते हो बॉडी कहां से चलना शुरू हुई। अगर आप फोर्स बताते हो तो आप बताते हो फोर्स कहां अप्लाई हुआ। तो ये इन सबके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये वेक्टर्स कैसे होते हैं, पोलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा लिखिए एक्सियल वेक्टर। देखिए द वेक्टर्स which represent
the vectors which represent rotational effect, the vectors which represent the rotational effect and acts along the axis of rotation. Acts along the axis of rotation. यानी जिसके पास रोटेशनल इफेक्ट, ये अगला चैप्टर आएगा तो वहां समझाया जाएगा। जरा रोटेशनल का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी, कोई पहिया घूम रहा है, तो पहिया, साइकिल का पहिया घूम रहा है, वो किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमता है? एक्सिस उसका एक होता है, नहीं होता है? एक एक्सिस होता है, उसके चारों ओर घूमता है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो इफेक्ट है, ये आपका एक्सियल वेक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? देखिए, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, जरा समझिएगा, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पास वेलोसिटी भी है, इसके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, इसके पास एक्सेलरेशन भी है, लेकिन सब कुछ एंगुलर है। कैसी है? रोटेशनल है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देने का तरीका देखो क्या होता है, जरा सावधान। जरा ये चैप्टर अगला पढ़ाया जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज ना करे आपको। देखो ध्यान से, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये इसका ओरिजिन है, आप यहाँ पर हैं, हमने कहा आप यहाँ पर हैं, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पहुंच गए। ठीक, आपके साथ एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसने कहा कि भाई साहब यहां से यहां पहुंचे, और भाई साहब ने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आई बात? आप यहां पर हैं, एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, एक व्यक्ति आपके साथ है, वो आपके साथ दौड़ रहा है, थोड़ी देर बाद आप यहां से यहां आ गए, उसने कहा भाई साहब 10 मीटर डिस्टेंस कवर किए। ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आया? सर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, कहीं भी आप चलो, एक लाइन है, जहां जहां जा रहे हो वहां पीछे भी जा रहे हैं, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। भाई देखिए, एक हल्का सा आप ये देखो, ये लाइन हुई नहीं हुई? यस सर। ये छोटी सी लाइन हुई, धीरे धीरे लाइन करते करते यहाँ पहुंच गए आप। हम यहाँ बैठे थे, भाई साहब को देख रहे थे, हमने कहा भाई साहब यहाँ थे, थोड़ी देर बाद थीटा एंगल से घूम गए। बात दोनों की सेम है। ये आपके साथ दौड़ रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब 10 मीटर डिस्टेंस कवर किए, हम यहाँ बैठे ऐसे देख रहे थे भाई साहब को, हमने कहा भाई साहब थीटा एंगल से घूम गए। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? यस सर, समझ गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी। यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो चीज सरकमफ्रेंस पे हो रही है वो लीनियर हो रही है, और जो एक्सिस पर हो रही है वो एंगुलर हो रही है। एंगुलर भी वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब एंगुलर की डायरेक्शन कैसे? तो एंगुलर की डायरेक्शन देने का बढ़िया सा तरीका समझिएगा। आप अपना राइट हैंड उठाइए, जिधर बॉडी जा रही उधर अपनी उंगली टर्न करिए, तो जिधर अंगूठा है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ। मतलब अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये मेरी नहीं है, घूम रही है, तो हमने ऐसे नहीं, मैंने बता दिया। तो अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो मेरा अंगूठा ऊपर है ना? यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो हमने ऐसे टर्न किया अपनी उंगली, और अंगूठा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये बॉडी ऐसे घूम रही थी, तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन देना चाहूँ वेलोसिटी वगैरह की, तो डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ नहीं होगी। ऐसे टर्न किया, हमारा अंगूठा किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। लेकिन अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही होती और बॉडी ये वाइज होती, कौन सा वाइज है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको अपना उंगली ऐसे करनी पड़ती, अंगूठा नीचे की तरफ होता, तो हमारी एंगुलर चीज किधर आती? नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये जो वेक्टर है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कौन सा वेक्टर कहते हैं? इसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको, चैप्टर भी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क,
एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ एंगुलर एटसेट्रा। तो ये आपका एक्सियल वेक्टर। अब वेक्टर्स को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। मतलब देखिए, वो वेक्टर पोलर भी हो सकता है, वो वेक्टर एक्सियल भी हो सकता है, लेकिन हम किस वेक्टर के बारे में बात करेंगे? आपके सिलेबस में कौन सा वेक्टर है? पोलर वेक्टर है। ये वेक्टर आप क्या नहीं है। सर एक्सियल वाले की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें एक रोटेशनल इफेक्ट हो। तो लिखिएगा द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, विच हैव द रोटेशनल इफेक्ट and act along the axis of rotation, and act along the axis of rotation. अब देखिए, क्योंकि वेक्टर को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के लिए इनिशियल पॉइंट चाहिए। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं भाई? हम अपनी कॉपी में वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना। एक्ट क्रॉस के बाद क्या था? हैं सर एक्ट along the axis of rotation, एक्ट along the axis of rotation। देखिए यहां पर, देखिए सेंटर पे हम बैठ करके आपको देख रहे हैं, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, सब कुछ आगे बढ़ाया जाएगा। इस सबकी डायरेक्शन यहीं पर होगी, और ये इसकी एक्सिस होगी। ऐसे अगर बॉडी घूम रही है, ये एक्सिस है, तो इधर एक्ट करता है, एक्ट along the axis of rotation। इसके पास कोई इनिशियल पॉइंट नहीं। जरा समझिएगा, आपको अपनी कॉपी में वेक्टर खींचना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ? वेक्टर खींच के दिखाना पड़ेगा ना। तो भैया वेक्टर जब खींचोगे तो कोई इनिशियल पॉइंट ही नहीं है, तो कहां से खींच लोगे? तो आपको बताएंगे ना, यहाँ से खींचो, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो। तो आप आपके पास एक्सेल वेक्टर नहीं करना है आपको, और है भी नहीं, ये शायद बुक में भी नहीं लिखा हो, और लिखा होगा। तो आपको केवल कौन से वेक्टर के बारे में बात करना है? पोलर वेक्टर। मतलब आप चूंकि कॉपी में खींचोगे तो खींचने के लिए पहले पॉइंट चाहिए ना, कहां से खींचोगे? स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, नहीं चाहिए? तो यानी आपके यहाँ सिलेबस में पोलर वेक्टर के बारे में बात किया जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर और पोलर वेक्टर ही हैं, लेकिन उनके नेचर के हिसाब से वो अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। अब धीरे धीरे आप बड़े हो जाइए, ठीक है? ये छोटे बच्चे नहीं होते हैं, पहले निपल से दूध पीते हैं बोतल में, फिर सेरेलैक खाना शुरू करते हैं, फिर मम्मी दाल का पानी पिलाती है, फिर रोटी खिलाती है, फिर भुट्टा खिलाती है। तो अभी आपको सेरेलैक खिला के अब हम दाल का पानी पिला रहे हैं। अब भुट्टा खाने के लिए तैयार हो जाओ कि बिल्कुल दांत मजबूत कर लीजिए आप, ठीक है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर नंबर 1 लिखिए, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से लग रहा है, तो 2 या 2 से ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। नहीं लग रहा है तो लिखिएगा, हम शॉर्ट में डेफिनेशन लिखवाएंगे। द वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। द वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड and same direction are called equal vectors. The vectors have same magnitude and same direction are called equal vectors. जैसे 2 वेक्टर बना दो कहीं पर भी, ऐसे A बना दो और दूसरा बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन में उतना ही बड़ा B बना दो। ये वेक्टर A बना के उस पे एरो बना दो और B पे एरो बना दो, तो कह दो A is equal to B। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम। सर वेक्टर्स दोनों एक ही सेम एंड सर क्या था? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। थैंक यू सर। मतलब कि सेम ही वेक्टर नहीं हो गए दोनों? सेम तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इक्वल वेक्टर। मतलब एक और बी 2 वेक्टर्स लिखने की जरूरत क्या थी अगर तुम एक ही लिख सकते हो तो? क्यों भैया, हम आपका कान खींच रहे हैं 5 न्यूटन से और दूसरे का कान खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, 2 अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स हैं, दोनों फोर्स इक्वल कहे जाएंगे, नहीं कहे जाएंगे? दोनों के एप्लीकेशन पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? ओके, 2 बॉडी को ऐसे आप खींच रहे हो तो दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो सकते हैं ना। एक ट्रैक पे, सॉरी 2 ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे 2 ट्रेनें सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी तो 2 है,
अब चूंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम वेलोसिटी है, तो दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। तो दूसरा वेक्टर लिखिए ए और अपोजिट वेक्टर बी की वेक्टर्स। जगह हम वेक्टर ए ही लिख कुछ सकते नहीं दोनों के नहीं लिए। नहीं, ये नहीं, नाम कैसे चेंज करोगे? अगर सबका नाम आप महेश 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 स्कूल में लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो दो वेक्टर दिखाने के लिए आपको नाम अलग अलग देने पड़ेंगे ना। ओके। अगला लिखिए अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अगर सेम हो जाए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उनको हम अपोजिट वेक्टर्स कह सकते हैं, या उनको एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। लेकिन एंटी पैरेलल में जरूरी नहीं कोई इक्वल हो, ठीक है। तो लिखिएगा वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन are called opposite vectors. अपोजिट वेक्टर तो दोनों सेम दिखा दो लंबाई के, इसको एरो इधर बना दो, इसका एरो इधर बना दो, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D, तो आप कहोगे C इज इक्वल टू माइनस D। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अपोजिट वेक्टर कहा गया। यस सर। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स। The vectors which either act along the same, the vectors which either act along the same line, either act along the same line or along parallel line, along the same line or along the parallel line are called collinear vectors, are called collinear vector। जरा समझिएगा, मतलब वो सेम लाइन में लग सकते हैं। सेम लाइन का मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। हम एक ऐसे और इसी लाइन पे बिल्कुल दूसरा वेक्टर ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। इसी लाइन पे एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, जैसे टग ऑफ वार होता है, एक पॉइंट पे हम एक लोग ऐसे खींचते हैं और दूसरा भी उसी लाइन पे ऐसे खींच रहा है, तो दोनों आपके कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। इनका दूसरा नाम आएगा, एक तो पैरेलल है, नहीं है, ये पैरेलल है ना। यस सर पैरेलल है। और दूसरी बात ये एक ही लाइन में है, तो ये लाइक पैरेलल कहलाएंगे। क्या कहेंगे? लाइक पैरेलल भी कहलाएंगे। कोलिनियर तो है ही है ये, लेकिन ये लाइक पैरेलल कहलाएंगे। अच्छा, किसी पॉइंट के अलॉन्ग एक वेक्टर ऐसे हो सकता है, एक वेक्टर ऐसे हो सकता है, ये भी तो एक ही पॉइंट पे लग रहा है, नहीं लग रहा। एक ए ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, नहीं लग सकता है भाई। किसी बॉडी पे हमने एक पॉइंट पे हमने एक रस्सी बनाई, आप रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं, हम ऐसे खींच रहे हैं, अपोजिट खींच रहे हैं, तब भी तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है, लग रहा है ना। तो इसे भी पैरेलल कहेंगे, लेकिन इसको अनलाइक कहेंगे और ये एंटी पैरेलल कहेंगे। ये नाम इसका एक एंटी पैरेलल हुआ। कोलिनियर तो है ही है ये, लेकिन एक और नाम है एंटी पैरेलल। नेक्स्ट लिखिए को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर नए नए नाम है, सावधान रहिएगा। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल नाम समझ आ रहा होगा क्या होता है। इनिशियल समझ आ रहा ना, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जिस वेक्टर का सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो लिखिए वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट called co-initial vectors,
called co-initial vectors. जैसे ये है, इस पॉइंट पे हमने एक वेक्टर ए दिखा दिया, इसी पे बी दिखा दिया, इसी पे सी दिखा दिया। ये सब वेक्टर कैसे हैं? इन सबके इनिशियल पॉइंट सेम है, इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर्स, टर्मिनस का मतलब टर्मिनेट होना, टर्मिनेट का मतलब एंड होना, यानी जिसके एंड पॉइंट सेम। ये यहां क्या था? इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो लिखिएगा वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट। कॉमन टर्मिनल पॉइंट जैसे होता है ना, टर्मिनल किसी स्टेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बॉम्बे टर्मिनल मतलब वहां पर सभी ट्रेनें जाकर के मिल जाती है, एंड हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाता है स्टेशन, तो उसको टर्मिनल कहा जाता है। तो लिखिए द बेसिकली ऑपोजिट है। नहीं, अपोजिट नहीं कहेंगे, अपोजिट नहीं, कभी हम बता रहे हैं। देखिए द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट, द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट। देखो ध्यान से, यानी कि वेक्टर वहां पर खत्म हो रहा जाकर के, मतलब ये पॉइंट है, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं जाकर के। एरो एरो अंदर तरफ होगा, मतलब जैसे 5 लोग किसी को मार रहे हैं, तो धड़ाक से एक फोर्स लगाया, धड़ाक से फोर्स लगाया, धड़ाक से फोर्स लगाया, धड़ाक से फोर्स लगाया, तो सभी फोर्स जाकर के मुंह पे मिल रहे हैं, तो सब फोर्स क्या है? को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। को प्लेनर वेक्टर्स। अगला है को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स, जो वेक्टर सेम प्लेन पे हो, तो लिखिए द वेक्टर्स ऑन द इन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। Vectors in the same plane are called coplanar vectors. जैसे देखो, हमने ये प्लेन बनाया, एक कागज आपके पास है कॉपी का, वो एक प्लेन है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। हमने एक प्लेन बनाया, इसमें बहुत सारे वेक्टर खींच दो, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, खींचो कहीं भी आप। भाई वो पेज आपका है, एक प्लेन है, उसमें कोई वेक्टर खींचो किसी डायरेक्शन में, वो सब उसी पेज पर है, उसी प्लेन पर है, उन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। बट यही ये सारे के सारे मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है तो अगर मैंने वर्टिकल बनाए तो तब भी वो कहीं भी कोप्लेनर। बनाओ, किसी भी डायरेक्शन में, हमें पेज पे बनाना है, कहीं बनाइए, ठीक है। नहीं वर्टिकल तो कैसे पेज पूरा, से बाहर निकल रहा है। नहीं पेज से बाहर नहीं निकाले, पेज पर लाइए होना, वो आप पेज से ऐसे नहीं निकाल सकते, पेज पर पड़ा रहने दीजिए किसी डायरेक्शन में, ठीक है। पूरा पूरा वेक्टर पेज पे होना चाहिए, बाहर नहीं निकालेंगे। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर के कुछ एक्शंस आएंगे। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि किसी वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? किसी वेक्टर की लेंथ कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, उसी को मॉडुलस कहा जाता है। तो लिखिएगा द लेंथ और मैग्नीट्यूड, द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is called modulus of vector. Of vector is called modulus of the vector. Modulus of the vector. अब देखो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर कैसे लिखा जाता है, सावधान। हम किसी वेक्टर को दो लाइनों के बीच में बंद कर दें, ये इसका मॉडुलस हो गया, और इसको बिना वेक्टर के लिख दे तभी मॉडुलस। तो नहीं वाली मतलब उस पर वेक्टर ना चढ़ाएं तो उसका मतलब ही मॉडुलस होता है, उस पर वेक्टर चढ़ा दें और मॉड लगा दें तब भी उसको मॉडुलस कहते हैं। समझ में आई बात?
अब जरा देखिए ध्यान से, किसी वेक्टर के मॉडुलस को ऐसे लिखे या ऐसे लिखिए, दोनों में सही तरीका कौन सा है? मॉडुलस को इस प्रकार से इसके बीच में लिख दें या बिना वेक्टर के लिख दें, दोनों में सही तरीका कौन सा है? सर दोनों सही तो तरीका। जी नहीं, देखो ऐसा है, क्या इसको देख के कोई बता सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी? सर बता के तो स्केलर ही लग रही है। नहीं, आपसे हमने कहा क्या इसको देख के बताया जा सकता है वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी? सर स्केलर लग रही है। नहीं, लग रही वाली बात यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हमने। अगर मैं कहीं पर कोई ऐसी वैल्यू लिख देता हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि दो तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम कहीं पर वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं तो ये क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ ये क्लियरिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड निकाला गया। समझ में आई बात? मतलब बिना वेक्टर के लिखने का मतलब तो हो गया ठीक मैग्नीट्यूड ये होता है, लेकिन इसको देख के हम क्लियर बता सकते हैं कि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड निकाला गया है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो ये आपका सही तरीका है लिखने का। मतलब यहाँ तो हमने बता दिया ऐसे हो लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, मॉड लिख रहे हैं, तो ये लिखने का तरीका ज्यादा सही होता है। ठीक है, अगला लिखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोले तो हीरो ऑफ द वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को बताने के लिए जब इंटरमीडिएट में पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहां इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तब स्टूडेंट के रोने खड़े हो जाते हैं। इस साल 11th क्लास किसी ने पढ़ी नहीं, सब बिना पढ़े लिखे इंटर में पहुंच गए। आप समझ में आ रहा है? जब उस यूज कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट बोले तो यूनिटी बोले तो वन। नाम से लग रहा नहीं लग रहा है? यूनिट मतलब यूनिटी मतलब वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो लिखिएगा यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is unit या वन, whose magnitude is unit या वन, and denoted by देखिए कोई वेक्टर ए होगा उसके ऊपर ऐसे कैप लगा दीजिए, ए कैप, डिनोटेड बाय ए कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर। एंड गिवन बाय ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है और ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब जरा देखिए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या दी है हमने कहा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए अगर आप ए कैप को लिख रहे हो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए और आप दोनों का मॉड लगा दीजिए, तो यहां देखिए ऊपर भी मॉड लग जाएगा और नीचे तो मॉड है ही है, तो ये कट के क्या आएगी वैल्यू? वन आएगी नहीं आएगी? वन आएगी ना। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या दी गई है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है। अब लिखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। नए नए वर्ड हैं, इनको ध्यान से दोबारा पढ़ के अगली क्लास में बैठिएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जरा देखिए ध्यान से। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कभी सुने हो? नहीं सर। दूसरा नाम है इसका नॉर्मल, ये वर्ड सुने हो। तीसरा नाम है परपेंडिकुलर, अब तो ये तो सुने होंगे। तीनों नाम इसके हैं, ऑर्थोगोनल या नॉर्मल या परपेंडिकुलर। स्टैंडर्ड नाम इसका है ऑर्थोगोनल। अब देखो सावधान, यूनिट वेक्टर क्या होता है?
ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और उसको कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं। उसको Yes, sir. देते कैसे हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और हमने यहाँ दिखा भी दिया कि इसको अगर मॉड निकालेंगे तो कौन निकलेगा। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आप जानते हैं 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, इन तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना कितना होता है, 90 कितना, एक्स और वाई के बीच कितना एंगल होता है, 90 होता है। भाई देखो ये हमारे कमरे की एक्स एक्सिस, ये कमरे की दीवार वाई एक्सिस, ये कमरे की दीवार जेड एक्सिस, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, स्टैंडर्ड नाम है वो होता है आई कैप। वाई के अलोंग जो लिखा जाता है वो होता है जे कैप, और जेड के अलोंग लिखा जाता है उसको होता है के कैप। तो ये तीनों वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। इनके स्टैंडर्ड नाम है, आई बोले तो एक्स डायरेक्शन, सब कोई चेंज नहीं होगा कि आप ये सब यहाँ आई कर दें यहाँ चेंज नहीं चलेगा। एक्स के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे, जेड के अलोंग के। और चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए ऑर्थोगोनल है, और चूंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए पूरा नाम है इसका है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट लिखिए जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर नए नए नाम बढ़िया लग रहा है ना, बहुत सारे नाम हो गए इनके। नल और जीरो वेक्टर, the vector whose magnitude is 0, the vector whose magnitude is 0। अब आपको लग रहा होगा कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है उसको लिखने का मतलब क्या है, कुछ है नहीं हो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ yes भाई, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता वो तो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह बैठा हुआ है, काहे को उसको लिखिए। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, कोई बॉडी अगर बहुत दूर से घूम फिर करके वहीं पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। क्या वो एक ही जगह इधर रखी हुई थी, तो बहुत दूर से होती हुई वापस लौट के आई है, तो मूवमेंट तो किया उसने, लेकिन अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शनल वैल्यू होती है। तो हमें जीरो वेक्टर की जरूरत, मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 लिखना पड़ेगा, तो जीरो वेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो जीरो वेक्टर को हम लिखेंगे तो 0 करके उसके ऊपर एरो लगा देंगे, हो गया जीरो वेक्टर। बुक्स में क्या करते हैं, स्केलर को लाइट कलर से लिखते हैं और वेक्टर को डार्क कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, कॉपी में अगर डार्क करोगे आप तो आप दे तरह की पेन घुमा रहे तो पूरा पन्ने बाहर निकल आएगा, तो पता चला पूरा गड्ढा हो गया और पूरी पेज बाहर निकल आया। तो आप ये डार्क नहीं करेंगे, आप एरो, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब देखिए फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। देखिए किसी बॉडी की अगर पोजीशन बतानी है तो आपको बताना पड़ता है कहां से आप बता रहे, नहीं बता रहे। अगर किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी, लोकेशन बतानी है, तो आपको उसकी लोकेशन बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा कि आप कहां से बता रहे, नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप कहोगे सन की डिस्टेंस इतने किलोमीटर है, तो सन की डिस्टेंस बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना आपको। तो रेफरेंस पॉइंट तो फिक्स हो गया, और वहां से आप सन की डिस्प्लेसमेंट निकाल लें या पोजीशन वेक्टर निकाल लें। मान लिया आप दिल्ली की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कहां से आप ले रहे हो। आपने कहा गुड़गांव से ले रहे हैं, तो गुड़गांव आपके लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो जिस वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है हमेशा, कि वहीं से आपको पोजीशन वेक्टर बनानी है, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है या फिक्स्ड वेक्टर कहलाता है। तो लिखिए वेक्टर whose initial point is fixed,
the vector whose initial point is fixed is called fixed vector or localized vector. Is called fixed vector or localized vector. Sir, can you repeat, sir, just one line? जिस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है, ठीक है, द वेक्टर whose initial point is fixed is called fixed or localized vector. अच्छा, जिसका फिक्स ना हो, कहीं भी खींच दो वेक्टर, कहीं भी खींच दिया आपने, तो वो क्या होगा, वो नॉट फिक्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. तो नेक्स्ट हो जाएगा फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड. अगला हो जाएगा फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. इतनी डेफिनेशंस आएंगे नहीं आपके, जैसे ये हीरो है, यूनिट वेक्टर हीरो है, ये हीरो है, ठीक है, ये हीरो है, ये तो सब ठीक है, साथ के लोग हैं, आ गए हैं पार्टी में, चलो खिला दो थोड़ा बहुत. तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, कहीं से भी खींच दीजिए आप. तो लिखिएगा अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. अब बढ़िया से चीज लिखिए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब इसकी डेफिनेशन नहीं होगी, समझाया जाए. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन बता दी ना हमने, कुछ इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. अब लिखिए पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सावधान, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, सुन रहे हो दुनिया वालों? यस सर, मैं तो सुन रहा हूँ. हाँ, बुरी नजर ना मुझ पे डालो, आ जाओ, सुनिए ध्यान से. पहली हेडिंग क्या डाली हमने, पोजीशन वेक्टर. देखो, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ए पॉइंट की. कहां से बताओगे, कोई रेफरेंस पॉइंट लोगे नहीं लोगे? यस सर, लेने पड़ेगा. तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओ, इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये रेफरेंस पॉइंट है. क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, या इसको सिंपल भाषा में हम ओरिजिन कहते हैं. आपको याद होगा हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, याद करिए. Yes. जब आपको स्टार्टिंग की थी, एक वर्ड आया था, जब एक मोशन थे, तो हमने आपको कहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कि आप कोई घटना हो रही है, उसको बता रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से देखा आपने. भाई आपने कहाँ थे, आप कहाँ देख रहे थे, आप बोले हम वहां बैठे थे, तो जहां बैठे थे वो ओरिजिन था. तो आप जब ए की पोजीशन बताओगे तो कहां से बताओगे, ओ से बताओगे. तो हम जब कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हम लिखेंगे ओ ए, यानी ओ से ए की तरफ ये ओ ए होगा. समझ में आई बात? अब मान लिया दूसरा पॉइंट है बी, और उसकी पोजीशन बतानी है, यानी आपको दिल्ली के साथ साथ गुड़गांव की, नोएडा की पोजीशन बतानी है गुड़गांव से. तो गुड़गांव आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, या आपका ओरिजिन हो गया. ठीक है. अगर हमको निकालना है पोजीशन वेक्टर को, हम पीवी लिखे दे रहे हैं ऑफ बी, तो ये हो जाएगा ओबी. ये आपने पोजीशन वेक्टर बी का निकाला. ठीक है. अब आपको ए बी निकालना है. अब जब हम वेक्टर एडिशन समझाएंगे तब समझ में अभी आएगा, अभी फिलहाल थोड़ा याद करना पड़ेगा. तो ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ए बी क्या आपका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है, और पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा क्या होता है. ठीक है. अब जरा लिखिए, फिर ए बी निकालना हम बता रहे हैं कैसे निकाला जाए. यस सर. अभी जब वेक्टर एडिशन बताया जाएगा तब ज्यादा डिटेल में ये समझ में आएगा. अब जरा देखिए वेक्टर को ऐड कैसे कर किया जाता है. हम यहां से चलेंगे उधर, जिधर पे इसका एरो हो. एरो इधर भी है और एरो इधर भी है. समझ आ रही बात नहीं आ रही? अब अगर एरो इधर गए और हम वहां पहुंचेंगे जहां दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट हुई, ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा.
तो हम पहले जाएंगे OA। जब A पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी टेल दिखाई पड़ रही है, भाई वेक्टर इधर आ गया तो ये हेड है तो ये टेल होगा नहीं होगा, तो हम इसके Yes, हेड sir, से होना चाहिए। इसके टेल तरफ पहुंचेंगे। कहाँ पहुंच गए अब हम? B पॉइंट पे, और B पॉइंट पे आ गया इसका हेड, हम इधर नहीं आ सकते, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। समझ में आई बात? अभी वेक्टर एडिशन बताएंगे तो ज्यादा डिटेल में आएगा। यहां से AB की वैल्यू क्या निकलेगी? OB माइनस OA, यानी कि ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, AB वेक्टर। तो यानी कि अगर दो पॉइंट हैं A और B और आपको AB वेक्टर निकालना है तो AB निकालना है, A और फिर B, तो पहले लिखेंगे PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A। नोट कर लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस वेक्टर के क्लास में कोई भी बंक मत मारिएगा, क्योंकि वेक्टर टफ तो नहीं है, लेकिन अगर स्लिप कर गया हाथ से तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहां तक अभी कोई दिक्कत आई, सब डेफिनेशन है, आगे मैथमेटिकल चलेगा, लेकिन टफ नहीं है। लेकिन जरा सा भी आप गड़बड़ किए तो फिर ये डंक मार देगा, समझ लेना। यस सर, समझ आ गया। तो यहां तक करिएगा, अब आगे नहीं बताएंगे। अगला टॉपिक है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब Yes, हम sir. यहाँ पर वेक्टर्स को जोड़ना सिखाएंगे कि वेक्टर्स कैसे जोड़े जाते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, वेक्टर मेथड से कैसे निकाला जाता है और मैथमेटिकल फार्मूले से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी होगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, हैव अ गुड। थैंक यू सर। सभी को Excuse me, गुड sir. नाइट। हाँ बताएं। सर मतलब मुझे इसमें तो ये जो चैप्टर इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने जो पहले चैप्टर करा था उसमें हमने पैरेलल्स और वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करी ना। अभी नहीं की, हमने स्टार्ट किया। देखिए हमने स्टार्ट किया सबसे पहले क्या, डायमेंशन पढ़ाई थी हमने, ठीक है। इसके बाद हमने एरर पढ़ाया, फिर हम आगे बढ़ गए। अभी पैरेलल्स और छोटी छोटी बातें वो नहीं डिस्कस, वो बीच में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किसी दिन पहले Yes, आपसे sir, बता वही मुझे देंगे कि नेक्स्ट। कंफ्यूजन था, मैंने क्लास तो मिस नहीं कर दी। नहीं वो ठीक है, वो भी नहीं की, कर लेंगे। बहुत इजी है, टफ नहीं, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट। Yes, sir. Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर, हैव अ गुड नाइट।